ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम केंद्रीय बजट। अनुमान है बजट में ये जल्दी ही पता चल जाएगा। जैसा कि अभी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि धैर्य रखिए, 12 बजे तक सारी खबर आपको मिल जाएगी कि क्या नया होने वाला है, क्या पुराना दोहराया जाने वाला है। लेकिन लोगों की उम्मीदें हैं जो उछाल मार रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग बजट से क्या उम्मीद लगा करके रखे हैं, आइए पहले ये जान लेते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य में भारत सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, इसमें एज ए डॉक्टर कई थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधार होना चाहिए। हॉस्पिटल जो डॉक्टर सेवारत है, प्राइवेट एसोसिएशन वाले डॉक्टर्स है, उनका जो पेमेंट वो भुगतान गवर्नमेंट द्वारा लेट हो रहा है। कुछ बीमारियां उस आयुष्मान में आ नहीं रही है, जिसके कारण लोग आम आदमी को परेशानी होती है। तो सरकार से यही दरखास्त है और यही संभावित आने वाले समय में बजट में कुछ इस तरह का बदलाव हो जिससे कि आम आदमी को राहत मिले। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव साठे है। मैं एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और अब आप मेरा खेल बजट के ऊपर मैं कहना चाहूँगा। जो बजट कल पेश होने वाला है उसमें चूँकि मैं खिलाड़ियों से जुड़ा रहा हूँ, मैं खिलाड़ियों की इंजरी रिलेटेड मैनेज करता हूं, तो मैं यही चाहूँगा पिछले बजट में भी, उसके पिछले बजट में भी, ये जो माननीय मोदी जी का सरकार का जो बजट था, खेल के प्रति उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और मैं चाहूँगा इसी तरीके से जो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, जैसे स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ अलग अलग एक NCSSR स्कीम के तहत, और जिससे अलग अलग स्पोर्ट्स सेंटरों में स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी नियुक्तियाँ हुई। उस नियुक्तियों के कारण ये फ़ायदा पड़ा, आप देख सकते हैं पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स देखें, ओलंपिक्स देखें, इन सब जो भी खेल के महाकुंभ थे उनमें मेडल में भी डिफरेंस पड़ा, हमारी परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस पड़ा। और जो कि पहले रहता था कि हम सिर्फ पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते थे, आज वो पोडियम फिनिश पे है। तो टॉप स्कीम चल रही हैं, ऐसी कई स्कीमें जो कि चल रही हैं। उसका बजट इसी तरीके से सही रहे और खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले, जिससे हमारा देश का तिरंगा इसी तरह से बार बार फहराए। मेरी यही अपेक्षा है कि खेल के प्रति जो बजट जैसा है उसमें जितना इम्प्रूवमेंट हो सके वो। और अगर चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज टेक्नोलॉजी इतना बड़ा माध्यम है। हम AI का उपयोग कह रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर्स का उपयोग कह रहे हैं, हम मोबाइल यूनिट्स का उपयोग कह रहे हैं, हम टेली हेल्थ का उपयोग कह रहे हैं। तो इसको निचले से निचले स्तर तक, मतलब ग्रामीण में जितना पॉसिबल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि समय रहते हुए अच्छा इलाज मिल पाए। और टेक्नोलॉजी हमें जितना फ़ायदा दे उसमें हमें हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि जो कॉमन पब्लिक है, कॉमन मैन है, उसको भी इस टेक्नोलॉजी से हेल्थ के रूप में उसको फ़ायदा हो। बजट में ऐसा प्रावधान हो कि समाज में कोई भी व्यक्ति बीमारी ना पड़े, अगर यदि बीमार पड़ता भी है तो उनको ऐसा सुविधा प्रदान करें कि वो अपना ग्रामीण क्षेत्र लेवल से उसको सभी सुविधाएं मिल जाए। और वही से हमें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का ज़रूरत है। जैसा कि अभी कुछ जगह पर तो, या अभी जो वर्तमान में जो स्थितियां है, कंडीशंस हैं, उसमें भी मोबाइल यूनिट्स, मोबाइल ट्रीटमेंट टेक्निक्स वगैरह, पद्धतियाँ वगैरह सभी भी उपलब्ध है। हमें इसी को और अच्छे से हमें स्ट्रेंथनिंग करना है। हर विलेज में हमें एक मोबाइल यूनिट रखे जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट रहे और एक एलोपैथिक डॉक्टर रहे और साथ में एक नर्स रहे। मैं कहना चाहूँगी कि भले ही पिछले कुछ सालों में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, NHM बहुत अच्छा काम कर रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन, लेकिन जो लोगों का रिक्रूटमेंट है, जो फिजियोथेरेपिस्ट हो चाहे डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट हो, वो उस लेवल का नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। डॉक्टर्स का फिर भी हो रहा है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट जो है या जो रिहैबिलिटेशन टीम है उसका रिक्रूटमेंट उतना अच्छा नहीं हो रहा है जिसका लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। रिक्रूटमेंट हुए हैं बट बहुत बेसिक, बहुत कम हुए हैं।
मतलब जितना ज़रूरत है उसका 25% भी नहीं है। तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा। और दूसरा जो मशीनरीज है, जो इक्विपमेंट्स है, स्पेशल इक्विपमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट है रिहैबिलिटेशन से जुड़े हुए, उनका भी सरकार को लाना चाहिए, मतलब लोगों को, ताकि उनको इजीली अवेलेबल हो जाए और उनको ज़्यादा उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन ना आए। क्योंकि अगर सरकारी हॉस्पिटल में वो सब चीज़ें अवेलेबल होगी तो लोगों को प्राइवेट में नहीं जाना पड़ेगा, जिसके लिए उनको बहुत खर्चा करना पड़ता है। सो मैं को यही कहना चाहूँगी कि अच्छे लोगों को रिक्रूट करें, अच्छी मशीनरीज लाएं ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। धन्यवाद। तो अभी आपने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कुछ डॉक्टर्स की राय सुनी कि उनकी बजट से क्या उम्मीदें हैं, लोगों को कुछ फायदा हो, साथ ही साथ कुछ उनको भी रिक्रूट भी हो, ये भी एक सवाल है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पिछले बजट में 90,959 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो 9.4% उसके पिछले यानी कि 2023-24 के बजट से ज्यादा था, यानी कि अधिक था। इस बार क्या उम्मीद है ये हम जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो उम्मीदें हैं वो क्या इन लोगों की उम्मीदें खरी उतर पाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीद तो हर वर्ग पाल लेता है, लेकिन वो उम्मीद क्या खरा उतर पाएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। खरा उतरने की बात, परिवार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 90,959 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए थे, वो 2023-24 के मुकाबले 9.4% अधिक थे। ये हम पिछले बजट के बारे में बात कर रहे हैं। अब 2025-26 का बजट आने वाला है, 12 बजे तक सारी चीजें आ जाएंगी, किस मंत्रालय को कितना बजट दिया गया, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इस मंत्रालय को जो धनराशि आवंटित की गई थी क्या वो पर्याप्त थी, अगर नहीं तो क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद करें। तो हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर आर परिहार अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। PN पांडे जी अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे दो संवाददाता भी इस समय मुस्तैद हैं लोगों की राय जानने के लिए। ये हैं जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से और प्रवीण मनहर रायपुर से। तो हम अपने संवाददाताओं के पास आएंगे, उससे पहले ये जो बजट है, जो पिछला बजट है, इसमें जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिए गए थे, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या इस समय स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसा कि अभी जो डॉक्टरों ने बताया कि रूरल क्षेत्र में जो है ज़्यादा और भी स्वास्थ्य सेवाएं देने की आवश्यकता है, साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी हों तो बेहतर है। जैसे कि एक जो हमारे एथलीट हैं, अगर उनको फिजियोथेरेपिस्ट मुहैया करा दिया गया तो हमारे पदक तालिका ऊंची होने लगी, उन्होंने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन अब ये फिजियोथेरेपिस्ट गांव तक पहुँचे लोगों को, तो उनके स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं और स्वास्थ्य बेहतर और होगा। क्या लगता है आपको कि इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर आर परिहार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो डॉक्टरों ने अपनी राय दी जी। सर, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है और आज भी ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितना विकास स्वास्थ्य होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। सरकार ने एक आयुष्मान योजना चालू की है, लेकिन आयुष्मान योजना जो है सभी प्राइवेट अस्पताल वाले लागू नहीं करते। कार्ड तो बना हुआ है, कार्ड बना है, लेकिन सभी अस्पतालों में लागू नहीं करते। इससे आम जन बहुत परेशान होते हैं। और स्वास्थ्य सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं हैं, या अनिवार्य सुविधाएं अभी जिस अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में
स्वास्थ्य का विस्तार होना चाहिए उस अनुसार नहीं है। सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे और ग्रामीण क्षेत्रों बजट बढ़ा करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। पीएन पांडे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। पीएन पांडे जी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हालांकि अगर जो फिजियोथेरेपिस्ट भी उस पैनल में हो, उस अस्पताल में हो, जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य है, केंद्र बनाए जाते हैं, उसमें अगर जो फिजियोथेरेपिस्ट की भी व्यवस्था हो, उचित डॉक्टर हो, रिक्रूटमेंट भी हो, भर्ती हो, तो क्या क्या करना चाहिए अभी सरकार को? जी, केवल इलाज के लिए ही सुविधा उपलब्ध करा देना ही पर्याप्त नहीं होगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, बहुत सारी बीमारियां ग्रामीण क्षेत्रों में लापरवाही या समय से उनको जानकारी न मिलने के कारण वो नहीं उसका इलाज नहीं करवा पाते। जैसे आप ब्रेस्ट कैंसर में महिलाओं के जो रोग हैं या वृद्धों के या जो एज के जो रोग होते हैं, वो टाइम से उन्हें उसकी जानकारी नहीं हो पाती। तो पहला काम ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत अच्छा हेल्थ अवेयरनेस होना चाहिए। इसके लिए सरकार को विशेष प्रयास करना चाहिए। जी, दूसरी बात है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पे डॉक्टर ऑन द पेपर पोस्टेड होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो प्रैक्टिस नहीं करते, वहाँ पर रोगियों से मिलते नहीं। तो ये जो गैप है, केवल डॉक्टर को ही दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए जिससे वहाँ पर डॉक्टर भी रुक सके। तीसरी बात, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी। हॉस्पिटल के जो ग्रामीण क्षेत्रों के हॉस्पिटल्स हैं, वहां तक जाने के लिए आपको अच्छा रोड नहीं होता। एक दो जगह पर आप तुलना करेंगे तो बड़े पैमाने पर देखेंगे तो ये समस्याएं आती हैं। और जो ग्रामीणों की पूंजी है, ये प्राथमिक, जैसे अभी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शहरी क्षेत्र तक ही है, ग्रामीण क्षेत्र या ब्लॉक स्तर तक नहीं गया है। तो जहाँ से एक ग्रामीण अपनी दवा खरीद सके या सस्ते दर में दवा ले सके, तो इसमें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और आयुष्मान योजना तो और लिक्विड आयुष्मान कार्ड बनवाना ही बहुत कठिन काम है। तो बनने के बाद हॉस्पिटल से जो अभी आप बताया प्रयास में, तो वो कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे बड़े पैमाने पर सरकार को स्वास्थ्य पर विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल, विचार करना चाहिए और देखा जाए कि क्या विचार होता है। हमारे साथ कुछ हमारे संवाददाता भोपाल से सत्यम शर्मा भी जुड़ चुके हैं और कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी, रायपुर से प्रवीण मनहर भी हैं, कुछ लोगों से, और लखनऊ से हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव भी जुड़े हुए हैं। तो हम इनके पास भी आएंगे, एक एक करके हम इनके पास जाएंगे। इन लोगों के पास कुछ लोग हैं जो अपने इस पर विचार देंगे। तो सबसे पहले रुक करेंगे हम भोपाल, जहां से हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम शर्मा, आप कहां पर हैं और वहां कुछ लोग होंगे आपसे, बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं? उनके उम्मीदों पर क्या बजट खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, उसको बताने के लिए हमारे साथ दो अर्थशास्त्री हैं। तो उनकी उम्मीदों को जरा जानने की कोशिश कीजिए। जी देवेंद्र जी, देखिए, आज जो है 11 बजे के करीब बजट वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो पेश करेंगी। इससे पहले लगातार उम्मीदें जो आम जनता है, जो करदाता है, वो लगाकर बैठी है कि बजट उनके पक्ष में होगा। आप देखिए, जिस तरह से पिछला बजट पेश हुआ था उसमें किसान, अन्नदाता, गरीब और जो महिला वर्ग है उसका ध्यान में रखते हुए कहा गया था कि बजट पेश किया गया है। जो इस बार का बजट है वो अगर
आम जनता के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अगर हो तो बेहद होगा, क्योंकि जनरली देखा गया है कि महंगाई जिस कदर बढ़ रही है उस कदर जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी है। सरकारी संस्थानों की बात की जाए तो 8th पे कमीशन की बात हो चुकी है, हालांकि ये अगले साल या अगले 2 साल के अंदर लागू होगा, लेकिन जिस तरह से सरकारी पेशे के नौकरी वाले जो है केंद्र सरकार के अधीन 1 करोड़ से ज्यादा जो लगभग के एम्प्लॉय होते हैं उनको ये बजट का लाभ, जो 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी हालत बेहद खराब है। और आप देखिए लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए चाहे जो रसोई के दाम हो, रसोई में जो खर्चे होते हैं, चाहे सब्जी भाजी के दाम हो, इनके जब लगातार दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की वस्तुओं के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। वही मध्यम वर्गीय परिवार कर दे करके परेशान है। तो हो सकता है इस बजट में कर को लेकर के कुछ लाभ दिया जाए। इसके साथ साथ ही किसानों के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को जो 12,000 रुपए 6,000 रुपए मिलते हैं उसको बढ़ा करके 12,000 रुपए किया जाए, जो CII ने अपना सुझाव दिया है। तो एक तो 8th पे कमीशन का सुझाव दिया था, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था इस समय मंदी के दौर पे चल रही है, यदि अर्थव्यवस्था धीमी चल रही है तो पूंजीगत व्यय और अधोसंरचना में जो व्यय करना है उसकी ओर सरकार का ज्यादा ध्यान रहेगा। अधोसंरचना यानी कि जो सीमेंट होता है, इसके साथ साथ ही ईंटें वगैरह होती है या यंत्र होते हैं, इनको लेकर के सरकार उस पर ध्यान देगी। इंपोर्ट ड्यूटी अगर डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए जाते, एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटाई जाती है, यानी अभी देखा जाए तो पेट्रोल में करीब 19.90 पैसे का है और 15.80 पैसे के करीब डीजल में। तो अगर एक्साइज ड्यूटी घटती है तो कहीं ना कहीं वस्तुओं के दाम भी घटेंगे। इस वक्त व्यस्ततम जो मार्केट होता है कोटरा, हालांकि फिलहाल अभी ये शुरुआत हो रही, चूंकि 9 बजे का वक्त है और शुरुआत हो रही, अभी मार्केट ओपन हो रहा है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो ये मार्केट ओपन हो जाता है। हम वही मौजूद है। हम आपको बता दें कि ये हम फिलहाल जो दुकान है, ये शॉप है, ये मिठाई और बाकी चीजों की शॉप है। यहाँ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो इस बार का बजट है उससे क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। केंद्र का बजट आ रहा है सर, केंद्र का बजट आ रहा है, इस बार आपको क्या उम्मीदें हैं मोदी सरकार से या केंद्र के बजट से? निर्मला सीतारमण आज 11 बजे करीब बजट पेश करेंगी। सर हमें तो ये उम्मीद है, मध्यम क्लास आदमी जो है फंसा जा रहा है इन सारी चीजों में। महंगाई आप देख रहे हैं दर पर दर बढ़ती जा रही है, क्योंकि सब तेल महंगा है, गेहूं तेल, मैदा, डालडा, दाल, जो डेली यूज की चीजें हर घर परिवार के खाने की यूज की चीजें वो महंगी पे महंगी होती जा रही है। और मध्यम क्लास आदमी फंस चुका है सारी चीजों में। कर्जा अलग है, EMI चल रही है गाड़ी पे, ये वो, लोन इतना महंगा है, इंटरेस्ट बहुत लिए जा रहे हैं सारी चीजों में। तो बाजार देखेंगे तो बाजार दिन पे दिन होता जा रहा है। जो व्यापारी है काफी परेशान है, व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है, उसकी हर चीज पे GST ये वो सारी चीजें, मतलब परेशान हो चुका है, मध्यम क्लास फंस चुका है इन सारी चीजों में। जनरली देखा गया है कॉर्पोरेट सेक्टर में पैसे ज्यादा इस समय देखे जा रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में पैसे ज्यादा होने के बाद भी एम्प्लॉइयों को जो सैलरी है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। FMCG में जैसे फास्ट फूड होता है, FMCG में 5.4% के हिसाब से जो है वो बढ़ोतरी की गई, वो मामूली बढ़ोतरी मानी जा रही है। और अन्य सेक्टरों में भी देखा जाए तो 0.1% की बढ़ोतरी सैलरी में, जहां 10-10, 11% की बढ़ोतरी होती थी। तो ऐसा कुछ बजट में किया जाना चाहिए। एक तो महंगाई कम करने के लिए कुछ एक्साइज ड्यूटी, डीजल पेट्रोल के दाम भी घटाने। चलिए सत्यम, हम रुख करेंगे अपने, तो जिस हिसाब से सारी चीजें हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ जो अर्थशास्त्री हैं उनके तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ पांडे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि PN पांडे जी शायद हमारे साथ नहीं हैं। जी PN पांडे जी, अभी आपने देखा कि हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा ने कहा कि महंगाई जो है इससे परेशान हैं लोग, और जो दुकानदार हैं वो भी बता रहे थे कि महंगाई से परेशान हैं। लेकिन जो आर्थिक सर्वे आया है, अगर जो उसकी बात करें हम, तो ये महंगाई घटी है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 5.4% थी, जो इस साल घटकर जो आर्थिक सर्वे में बताया गया है 4.9% हुई है। लेकिन लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है?
लोग ये आप पिछले वर्ष की बात करेंगे, जी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हमेशा वर्तमान कठिन लगता है, अतीत अच्छा लगता है और भविष्य में हमारी ग्रीड होती है, आवश्यकता दिखाई पड़ती है। आज के तारीख में रोजगार के अवसर, सरकारी नौकरियों में कमी दिखाई पड़ती है, लेकिन लोगों के व्यवसाय, लोगों के सेल्फ डिपेंडेंसी के जो वृत्तियां हैं वो बढ़ी हैं। जैसे आप एक किसी गांव के तरफ जाएंगे तो गांव के अच्छी सड़क होने के कारण गांव में भी लोग बैठ के रिश्ता रखते हैं, ग्राहक की सेवा केंद्र खुले हैं और लोगों के जो रोजगार खुद जनरेट कर सकते हैं वैसी वृत्तियां बढ़ी हैं। लोगों ने अपने स्किल्स को ऐसा बढ़ाया है या बढ़ाने के वो जा रहे हैं। अभी सरकार ने 2 बड़े काम किए हैं, एक तो कौशल विकास को लेकर के और एक आत्मनिर्भर भारत को लेकर के। तो इन दोनों से बहुत अच्छा एक आशाएं हैं आने वाले यूथ को, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का सर्वाधिक यूथ वाला देश है। यदि इसे अच्छे कार्यों में और रोजगार में नहीं लगाया गया तो आने वाला भविष्य बहुत अच्छा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट होगा काफी आशाओं से भरा बजट होगा जी। और विकसित भारत पिछले 2023 के मुकाबले अच्छा बजट होगा जी, लोकप्रिय बजट कह सकते हैं विकसित भारत का आयाम दिया है। तो विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये बजट बहुत आधार निर्धारित करने वाला बजट होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देश की जनता को आशा रखना चाहिए और एक अच्छे गोल और उद्देश्य के साथ में बढ़ना चाहिए और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए, स्वावलंबन की ओर बढ़ना चाहिए, कौशल विकास की ओर बढ़ना चाहिए जी। ये उम्मीदें हैं बिल्कुल, आपने अनुमान ठीक लगाया है कि ऐसा ही कुछ हो सकता है कि बजट आए। डॉक्टर आर परिहार, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश, जहां पर लखनऊ में हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, वहां आप किन लोगों के पास हैं और उनकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें लगी बैठी हैं कि इस बजट से उन्हें तमाम सहूलतें मिलेंगी। टैक्स में जिस प्रकार से कटौती को लेकर लोग उम्मीद जताए बैठे हैं, इसके साथ ही जो टैक्स सीमा है उसमें बढ़ोतरी किए जाने को लेकर भी लोगों की खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि देश में जिस तरीके से तमाम अपेक्षाएं जताई जा रही हैं उसमें टैक्स पेयर सबसे बड़ी अपेक्षा रखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? राविन प्रताप सिंह। राविन सर, जो आज केंद्रीय बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपके? मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूं कि सरकार आम आदमी के लिए जो कुछ भी कर सकती है तो करे। अभी तक तो निर्मला सीतारमण जी का जो बजट आया है, उन्होंने ना तो डीजल पेट्रोल इस पर कोई कटौती की, पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया, यहाँ तक कि एसेंशियल थिंग्स जो है खाने पीने के जो सामान उसमें भी जीएसटी लगी है। क्या ऐसा नहीं होता कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए? दूसरी चीज, शेयर बाजार में आम आदमी का, मिडिल क्लास का बहुत सा पैसा डूब गया है, न जाने कितना पैसा डूब गया है और हजारों करोड़, 50,000 करोड़ रुपया डूबा है। और अब उसको अगर राहत देने की है तो कम से कम आयकर की जो इनकम टैक्स की जो लिमिट है, वो छूट का दायरा है, वो उसको 10 लाख करना चाहिए। और जीएसटी जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें खाद्य सामग्री है उसमें से जीएसटी हटानी चाहिए। महंगाई बहुत चरम पर है और लोगों का जीना है, कमाई का जरिया बंद हो चुका है और लोग किसी तरीके से जीवन यापन, परचेजिंग पावर घट गई है। जो मिडिल क्लास की जो गाड़ियां हैं, मार्केट है, वो सब डंप पड़ा है, किसी की सेल नहीं हो रही है। और जो लग्जरी वाहन है, जो महंगे हैं,
1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की वो सारी चीजें की उनकी सेल है। तो इस देश में दो तरीके का वो हो गया, एक बहुत बड़ा अमीर और एक गरीब, और जो मिडिल क्लास है वो गरीबी के उसमें आ जा रहा है, और जो गरीब है उसके उत्थान के लिए सरकार कुछ भी करे वो अप्रिसिएटिंग है, लेकिन जो मिडिल क्लास है जो बहुतायत में है उसके लिए भी सरकार को करना चाहिए। दूसरी चीज, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। क्वालिटी जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो गांव का है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके देश को मजबूत करता है, वो ये सारी चीजें सरकार को करना चाहिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, मीडियम एजुकेशन है, इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन है, वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, जिससे ये प्राइवेट जो एजुकेशन माफिया जो है, जो पैसा वसूल रहे हैं, मिडिल क्लास ही है, बड़े आदमी के बच्चे को उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो मिडिल क्लास जो पैसा देता है वो 18,000 20,000 25,000 30,000 रुपए की जो फीस दे करके पढ़ा रहा है वो अब अफोर्डेबल नहीं है, अब कोई नहीं कर पा रहा है, सबको प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर इस पर सरकार कुछ काम करती है तो ये माना जाएगा कि सरकार वास्तव में आम आदमी के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है जी। और ठीक उसको है, वो कर रही, ठीक है, तो बहुत करती अच्छी, हुई बहुत दिखी। सारी बातें आपने कह दी, बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी, ठीक है, अच्छी बात है। अब इस पे हम थोड़े से अपने जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे राय लेना चाहेंगे। डॉक्टर आर परिहार जी, बहुत सारी बातें हुई, हमारे जो लखनऊ ब्यूरो हेड हैं इन्होंने बात की, और अभी भी उनके पास लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे, अन्य विषयों पर भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात डीजल पेट्रोल की इन्होंने कही है, डीजल पेट्रोल के दाम घटने चाहिए, साथ ही साथ खाने पीने से जीएसटी कम होनी चाहिए, टैक्स का जो दायरा है वो बढ़ना चाहिए। बढ़ना का मतलब ये कि जो 3 से 7 लाख है उसे 3 से 10 लाख कर दिया जाए, ये ऐसा हो सकता है। तो ये सारे इनके मतलब उम्मीदें हैं कि अगर जो ऐसा हो जाता तो आम आदमी के लिए राहत होती। क्या लगता है कि इतना सब सरकार कर पाएगी इस बजट में? उन्होंने यदि जो बातें बोली वो पूरी की पूरी 100% बात सही है। आज डीजल और पेट्रोल आम आदमी से लेकर के किसान हर चीज पूरा इसकी जो ट्रांसपोर्टिंग होती है ये महंगा पड़ते जा रहा है। साथ ही साथ सरकार यदि इसमें कुछ जो टैक्स है जीएसटी यदि कम करती है तो उससे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका बहुत इससे फायदा होता है। साथ ही साथ खाने पीने की जो चीजें हैं सरकार ये अनिवार्य चीजें इन पर तो टैक्स यदि कम करेगी तो उससे आम आदमी का मिडिल क्लास के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों तक अभी नहीं पहुंच पाया है। क्वालिटी हम दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों पर नहीं मिल रही है और ग्रामीण क्षेत्रों पर ही सब टैलेंट छिपे हुए हैं। सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि यदि पेट्रोल डीजल के दाम, क्योंकि आज के डेट तो महंगाई और बेरोजगारी ये सबसे बहुत बड़े मुद्दे हो गए। अब देखिए महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, आम आदमी परेशान है, तो इसमें यदि सरकार कुछ महंगाई पर कंट्रोल करती है तो ये बजट देश के लिए बहुत अच्छा बजट होगा। और साथ साथ महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी पर भी कंट्रोल यदि सरकार करे, कुछ ऐसे प्रावधान लाए जिससे कि मिडिल क्लास के लोगों का फायदा हो तो इससे देश का बहुत फायदा होने वाला है। जी, अब हम रुख करेंगे अपने रायपुर संवाददाता प्रवीण मनहर के पास। उनके पास भी कुछ लोग खड़े हैं, उनकी भी उम्मीदें हैं बजट को लेकर के। जी प्रवीण मनहर, आप उनसे उनकी उम्मीदें जानिए। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी के एक्सपर्ट, वो उस पर अपनी राय देंगे। जी प्रवीण मनहर। देखिए देवेंद्र जी, निश्चित तौर पे आज जो है देश का बजट आना है और ऐसे में निश्चित तौर पे सभी का जो निगाहें हैं वो बजट पर पे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। आखिरकार महंगाई से कैसे निजात मिल सकता है, और सब जो आम जनता हो, चाहे सरकारी लोग हो, चाहे अलग अलग सेक्टरों में काम करने वाले लोग हों, व्यापारी वर्ग हो, तमाम लोगों का जो नजर है वो कहीं न कहीं
जिस तरीके से बजट पर है, क्योंकि जैसे ही 11 बजेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है देश का बजट पेश करेंगे 2025-26 का। ऐसे में निश्चित तौर पे कि इस बार देश के लोगों को क्या मिलेगा, क्या क्या चीजों पर रियायतें मिलेगी, किन किन चीजों का महंगाई बढ़ सकता है, किन किन चीजों का महंगाई कम हो सकता है, तमाम चीजों को लेकर तमाम जो लोग हैं देश के, उनकी जो नजर है कहीं ना कहीं बजट पर है। आपको बता दें कि जिस तरीके से महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, आखिरकार जो आम लोग हैं, जो आम जनमानस है उन पर महंगाई का जो मार उनको झेलना पड़ रहा है। इस पर इस बार सरकार इस बजट में क्या कुछ करेगी, क्या कुछ उनको लेकर रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जैसे कि मैंने कहा महंगाई अगर कम होता है तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो प्राइवेट जो सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो प्राइवेट नौकरियां करती हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा होते दिखेगा। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि चलिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, ये सारी बातें बताने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं। अगर जो आपके पास कोई जो आम जनता हो तो उनसे आप बात कीजिए, उनकी उम्मीदें क्या हैं। खैर ठीक है, हम रुख करेंगे जाहिद हुसैन सिद्दीकी की तरफ। जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिद, हम जानना चाहेंगे कि जो आपके पास लोग हैं उनको बजट को लेकर के क्या उम्मीदें हैं? ये बजट आम बजट है, आम बजट आम केवल से जुड़ा हुआ होता है। इससे सब समझ पाता कि आम की जनता जब सरकार द्वारा जो बजट किया जा रहा है, बजट आम बजट आम जनता की बोलता हो। अच्छा आपके नीचे क्या है, मेरी चीज है कि आज हमारे देश जी कच्चा माल सबसे ऊपर तक जाता है। जैसे माल स्क्रैप है, क्या है, 18% हम लोग 5%। ये दो जीएसटी और शिक्षा पे ध्यान तो बजट बढ़ाने की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जी जाहिद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक ढंग से, तो अभी हमारी तकनीकी टीम आपसे संपर्क करेगी। बेहतर आवाज आए कि हम लोगों को भी समझ में आए और दर्शकों को भी समझ में आए। चूंकि अब हम पुनः रुख करेंगे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव के पास। प्रशांत, आपके पास और कुछ लोग हैं, उनसे और क्या उम्मीदें हैं? जैसे आपने एक व्यक्ति से बात की, एक आम जन से बात की, उन्होंने ढेर सारी अपनी समस्याएं बताई। अब आपके पास कुछ लोग हैं, उनसे बात कीजिए, क्या उम्मीदें हैं उनकी? बिल्कुल, जनता के देखिए देवेंद्र जी बहुत सी उम्मीदें थी और जनता उम्मीदें यही रख रही है कि जो केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो आज अपने पिटारे में वो जरूर ये लेकर आई होंगी कि देश के आम और मिडिल लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स पर टैक्स लगता चला जा रहा है उससे जो है जनता खासी परेशान है। और टैक्स पेयर इस बात को लेकर भी चिंता में है कि उनसे टैक्स लेकर जिस तरीके से सरकार मुफ्त की योजनाएं दे रही है, हालांकि सरकार गरीब लोगों को राहत दे रही, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं जिसमें टैक्स के ऊपर टैक्स, जैसे अभी सेल टैक्स है, इसके साथ ही चाहे फिर इनकम टैक्स हो, और अगर वाहनों की बात की जाए तो उसमें भी अन्य तरीके की व्यवस्थाएं लागू हो गई हैं कि आदमी गाड़ी लेते समय सबसे पहले जो है इनकम टैक्स देता है, उसके बाद यहाँ इंश्योरेंस पर टैक्स देता है, इंश्योरेंस के बाद जो है रोड टैक्स देता है, रोड टैक्स के बाद ही टोल टैक्स देता है। तो ये कहीं ना कहीं महंगाई का कारण है और महंगाई के कारण से लोग बोझ तले जपते जा रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की जिस तरीके से बात की कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी मिलाना चाहिए, वो अभी जीएसटी से बाहर हैं, और इसके साथ ही खाद्य पदार्थों की जो चीजें हैं, जो रोज प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, उनसे जीएसटी हटा देना चाहिए, यानी जीएसटी कम कर देना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि उन्हें पेट भर भोजन मिले। तो ऐसे में जिस तरीके से महंगाई है और महंगाई में भी खासकर खाने वाली चीजों पर है,
तो लोग अपने पेट से भी कटौती कर रहे हैं, जबकि पहले ही कोरोना काल के बाद से ही लगातार लोगों की जेब पर कटौती हो चुकी है, तो इस पर भी लोग राहत चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें कि जैसे शेयर मार्केट के लिए अभी भी सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, हजारों लाखों करोड़ रुपए जो है शेयर मार्केट में डूब जाता है, उसके लिए ट्रांसपेरेंट व्यवस्था भी सरकार को लागू करनी चाहिए और उसके लिए भी कठोर नियम बनाने चाहिए। साथ ही साथ बैंकिंग व्यवस्थाओं पर भी सरकार को सुधार करना चाहिए। बैंकिंग व्यवस्थाओं में जो छोटे छोटे टैक्स है हमेशा लगते रहते हैं, खासकर वो खाता धारक जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं और छोटे छोटे अमाउंट जमा करते हैं, तो 3 महीने के अंदर उनका भी बहुत सा पैसा कटता रहता है। ऐसे मंथली अगर उनका तो जोड़े और इसके साथ अगर सालाना उनका जोड़े तो हजारों रुपए उनके कट जाते हैं। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ब्याज दर तो कम होती जा रही है, लेकिन बैंकों की जो टैक्स दर है या सर्विस दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर भी कटौती होनी चाहिए या फिर ब्याज दर को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। दूसरी तरफ ईएमआई जैसे लोग भरते हैं, ईएमआई पर भी टैक्स लगा हुआ है कि ईएमआई जो लोग दे रहे हैं उस पर भी इनकम के आधार पर टैक्स लगाया गया, उसमें लोग छूट चाहते हैं। ये बहुत कहा जाए कि माइक्रो प्लानिंग का टैक्स है। इस माइक्रो प्लानिंग के टैक्स के तहत ही सरकार बहुत बड़ा जो है राजस्व जुटाती है, लेकिन अगर देखा जाए कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार की सबसे ज्यादा मांग है कि रोजगार अगर सृजित होंगे, रोजगार लोगों को उपलब्ध होगा तो ये टैक्स उन्हें कम लगने लगेंगे और लोग टैक्स भरने में सक्षम भी होंगे। हम आएंगे आपके पास, लेकिन हमारे पास कुछ किसानों की उम्मीदें क्या हैं, कुछ किसानों की बाइटें हैं। पहले हम आप सबको सुनवा देते हैं, उसके बाद कृषि पर भी हम चर्चा करेंगे। लोगों को ये उम्मीद है सरकार से कि इस बार समर्थन मूल्य में और इजाफा होगा और वहाँ की जो सब्सिडी रहेगी वो बढ़ाई जाएगी। कृषि लोन पर ब्याज दर कम होगी, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। इस वर्ष सब्सिडी बढ़ाई जाए और सम्मान निधि में जो 2000 रुपये है इसको बढ़ा के यदि केंद्र 5000 रुपये प्रति 2 महीने में कर दी जाए तो किसान को कुछ राहत महसूस होगी। हाँ, कुछ फसलें कम हैं उसमें, जैसे जो क्षेत्रीय फसलें होती हैं उनके लिए सब्सिडी में जैसे अभी मक्का, धान, गेहूँ प्रमुख फसलें जुड़ी हैं। जो अन्य फसलें हैं उनको भी सब्सिडी उसमें समर्थन मूल्य में जोड़ना चाहिए, जिससे कि किसानों को लागत मूल्य उनका निकल सके। आमदनी उनका जो कहना था कि आमदनी डबल होगी, बट आमदनी तो डबल नहीं हुई, बट उन्होंने समर्थन मूल्य डबल कर दिया। समर्थन मूल्य डबल हो गया तो समर्थन मूल्य और बढ़े और सब्सिडी मिले, लागत कम हो किसान की। ऐसा लगता है कि इस बार बजट केंद्र का किसान के हित में अच्छा आना चाहिए और किसान बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि बजट अच्छा आए, किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। यह है उम्मीद है किसानों के लिए, क्योंकि इस बार धान के रेट भी कम रहे, किसानों की लागत जो आती है वो पूरी नहीं निकल पाई है। किसान बहुत परेशान है इस बार। जो सब्सिडी मिलती है और जो सम्मान निधि मिली है वो भी बढ़नी चाहिए। सम्मान निधि भी और बढ़ना चाहिए थी, जिससे किसान अगर कहीं ज़्यादा कम रेट होते हैं तो उसमें थोड़ी सहयोग मिल जाता है सम्मान निधि में। यही है किसानों की उम्मीद की, और थोड़ा बढ़ना चाहिए उसमें मतलब सब्सिडी उसमें भी बढ़ना चाहिए, उसमें भी कम है। जो भी कृषि यंत्र है उसमें भी सब्सिडी बहुत कम है। अभी क्या किसान की लागत निकल आती, जैसा कहा गया था कि दोगुना करेंगे? अभी तो क्या है कि किसान की जो लागत है बराबर हुआ है इस बार धान में। किसान इस बार बहुत परेशान हुआ है। अभी बाद में थोड़े से रेट में उछाल आया है, तो उससे कुछ राहत मिली किसानों को? कुछ किसानों जो बाद में जो रख के बैठे किसान उसको हुई है, और जो पहले बेच के बैठ गए उनको नहीं हुई। कि किसानों को क्या उम्मीदें हैं कि जो अभी तो बजट में जो एमएसपी है वो दूना हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी आय दुगनी नहीं हुई है किसानों की, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। यह बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे।
तो ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रपति से मुलाकात की हैं। साथ में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी वहां पर मौजूद। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब एक एक क्रम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब जो इंतजार है लोगों का, जो उम्मीदें हैं, वो कितनी खरी उतरती हैं, ये चीज जल्दी जल्दी समय बीतता जा रहा है, ये चीज करीब आती जा रही है। जल्दी ही अब सदन में जाएंगी इसके बाद, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो चलिए अब एक बार फिर हम आपको कटनी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हैं। आवाज सही नहीं आ रही थी आपकी जी। बजट पेश किया जाएगा, उस बजट की प्रतिक्रिया की, पब्लिक की, जनता की क्या भावना जुड़ी हुई है, क्या उम्मीदें हैं, हम बात कर लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सरकार द्वारा जो आज बजट पेश किया जा रहा है, इस बजट को लेके किस तरह की आशा उम्मीदें करते हैं कि सरकार ऐसी बजट देना चाहिए? हम सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि आज जो नौकरियां इतनी खाली हैं, केंद्रीय गवर्नमेंट में लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, ये सभी भरे जाने चाहिए। और जो सेंट्रल स्कूल है, इनको मजबूत किया जाना चाहिए। शिक्षकों का अभाव है, शिक्षकों का अभाव है, और मेडिकल कॉलेजों का अभाव है। तो मेडिकल कॉलेज पर एवं शिक्षक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और नौकरियों पर युवा आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, वो व्यवसाय नहीं है, वो नशे की लत उनको लगती आ रही है, वो सब बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस बजट में निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार के लिए निश्चित ही सरकार विचार करेगी इस विषय पर। तो सही तो बात चलिए है, रोजगार के लिए जी पढ़ने की जल्दी से आप जाहिद हुसैन, जल्दी से जो भी लोग हैं जल्दी से उनसे जी। व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे पूछ रहे थे कि आज व्यापार की दृष्टि देखा जाए, सरकार से आपको क्या आशा उम्मीदें करते हैं आप? की उम्मीदें हैं कि जो जीएसटी स्लैब है सुधार होना चाहिए, और जो उद्योगों का कच्चा माल सप्लाई होता है, जो सबसे निचले स्तर वाला है, जैसे प्लास्टिक स्क्रैप है, आयरन स्क्रैप है, और दूसरे जो छोटे लोग उनको कलेक्ट करके उद्योगों तक पहुंचाते हैं, उनमें आज सरकार ने 18% जीएसटी लगा रखी है। तो हम सब उससे उम्मीद करते हैं कि स्लैब को बदलकर 5% करना चाहिए। इस तरह इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स में सुधार होना चाहिए, 10 लाख रुपए तक छूट होना चाहिए। इन्होंने छूट की अगर हम बात करें शुक्ला जी से, अभी शुक्ला जी जिस तरह महंगाई की अगर बात की जाती है, हम जनता कहती है अभी हाल में दीपावली की हुई है, व्यापारियों के अंदर व्यापार नहीं रहा, इन तमाम चीजों के लिए क्या आप आशा उम्मीदें करते आगे के लिए? इस समय जो महंगाई है, कमर तोड़ है। जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब प्रधानमंत्री जी और अन्य जो बीजेपी के लीडर हैं, वो बोला करते थे कि डॉलर जो है प्रधानमंत्री की उम्र को छू रही है। अब आदरणीय यही देखिए, ये जो बजट अभी चल रहा है, इसमें ये देखिए डॉलर और रुपए में कितना अंतर हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके रुपए का अवमूल्यन की बात हो रही है, और बजट में ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि जिससे कि रुपए का अवमूल्यन ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद हुसैन सिद्दीकी बातचीत करने के लिए, और प्रशांत राव बातचीत करने के लिए, लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं लाने के लिए, और साथ ही साथ जो हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े थे डॉक्टर आर परिहार, PN पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अच्छे विश्लेषण किए। तो केंद्रीय बजट में लगातार जो है विश्लेषण जारी रहेगा, और विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट हैं अर्थशास्त्र के, उनसे राय ली जाती रहेगी। लोगों की उम्मीदों को दिखाया जाता रहेगा, और बजट कैसा होगा इसके बारे में आकलन किया जाता रहेगा। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः वापस लौटेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।